बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर। आज बच्चों मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो कि मैथमेटिक्स ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में है और इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में है। तो आज उसको आप डिटेल से जाने। अभी तक जो 11th और 12th पर प्रोबेबिलिटी पढ़ कर आए थे, वहाँ आपने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, सेट थ्योरेटिक अप्रोचेज जानने हैं। जितना भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, सब सेट के फॉर्म में और एग्जाम के फॉर्म में पढ़ेंगे। वही चीज़ देखिए आप, मैं आपके साथ डिफाइन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसको जानिए कि कौन से पेपर में कहाँ पर है। तो मैथ ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर है। इसी प्रकार से थर्ड में नहीं, इसके साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं चल रही है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, पहले ओल्ड सिस्टम के हिसाब से। इसी प्रकार से ये स्टैट्स ऑनर्स में भी है। तो इसी को मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के सारे पेपर में करवाता हूँ, साथ ही साथ मैथमेटिक्स ऑनर्स के, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स में करवाता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, जब भी हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो सबसे पहले करते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद में आते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप जानते हैं द कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स होता है। द कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हैं उनका एक सेट बना दिया जाए। इन एन एक्सपेरिमेंट, सपोज करो अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेयर डाई इज थ्रोन। तो जब एक फेयर डाई को फेंकोगे आप, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में क्या आएगा बच्चों? सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद में आता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के बाद आते हैं इवेंट। सारे के सारे सेट के फॉर्म पे डेफिनेशन लिखना है। इवेंट क्या होते हैं? एनी कलेक्शन ऑफ सैंपल स्पेस। कलेक्शन का बोलकर इसको एनी सबसेट बोलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ लिखिए एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखिए आप, समझ गए होंगे। अब जैसे इसके दो इवेंट यहाँ बना रहा हूँ मैं। E1 = 1 3 5, ये कलेक्शन ऑफ ऑड इवेंट्स कॉल्ड अकरेंस, ये कलेक्शन ऑफ ऑड अकरेंस हो गया है। E2, इसमें आ गए हैं 2 4 6 इवन आउटकम्स इसमें आए हुए हैं। देन अ डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 होगा, एंड जब ऑड अकरेंस होगा तो 1 3 5 आएगा। देखिए एक सेट बन गया, ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। E2 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये इवेंट कहलाते हैं। अब इन इवेंट में भी कुछ 2-3 प्रकार के इवेंट होते हैं, जैसे कि ये जानिए आप। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहलाते हैं? एक यूनियन ऑफ इवेंट्स इक्वल टू द सैंपल स्पेस, देन इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट हो गया पूरा का पूरा। दो या दो से अधिक इवेंट का यूनियन करने पर यदि सैंपल स्पेस आता है, तो हम कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। I am saying
that if union of two or more events is equal to the sample space, then events are called exhaustive event. यहाँ देखिए, here E1 यूनियन E2 कर दोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6. Therefore E1 and E2 are exhaustive events. ये exhaustive events हैं, ऐसे बच्चों समझना है. इसी प्रकार से आते हैं disjoint events. disjoint events का मतलब होता है इन्हीं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 11-12 तक आप इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इवेंट को जो है सेट के फॉर्म पे डिफाइन नहीं किया था. यहाँ इवेंट को आपने सेट के फॉर्म पर डिफाइन किया है, तो यहाँ डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं. डिसजॉइंट का मतलब ही होता है कि देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. हियर E1 इंटरसेक्शन E2 कर दीजिए आप. दिस इक्वल टू 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6. नो element is common, therefore intersection is empty, therefore these events are disjoint events. तो अभी हमने आपको देखो बच्चों, जब भी प्रोबेबिलिटी करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है क्या, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस के बाद मिलते हैं इवेंट्स, और इवेंट्स में हमने दो टाइप के भी इवेंट्स बताया है, और भी कई टाइप के होते हैं. इक्वली लाइक होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट होते हैं. वो सब एक एक करके मैं बताऊंगा. कुछ छोटी छोटी एलिमेंट्री थिंग्स हैं, उनको आप जानते भी हैं. बेसिकली ये बताया. इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने जा रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी की मैंने बताया, एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ. अभी आपने जो स्कूल में पढ़ा था, हमने बताया वो क्लासिकल डेफिनेशन की. यहाँ पर एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन आप प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ. वो डिफाइन होगी जाकर कहाँ पर, सिग्मा फील्ड पर. तो सबसे पहले 2 मिनट में आपको सिग्मा फील्ड बताते हैं, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं. अभी सिग्मा फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानते नहीं हैं, और प्रोबेबिलिटी डिफाइन ही सिग्मा फील्ड में होना है. तो जब हम सिग्मा फील्ड ही नहीं जानेंगे तो प्रोबेबिलिटी को कहाँ से डिफाइन कर पाएंगे. इसलिए सारी चीज़ों को एक एक करके जानना बहुत ज़रूरी है. वो आपके सामने सिग्मा फील्ड लिख रहा हूँ. सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड ये होता है एनी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. एनी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. कुछ इवेंट्स इसमें होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरे रहें या ना रहें, उससे कोई मतलब होता है. एनी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, और इसको बिग वी से नोट कर दें. बिग वी इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं. ओ इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड. सैंपल स्पेस की ओर चला रहा है. इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड. If following axioms are satisfied. इसमें भी 3 एग्जाम होते हैं. जब ये एग्जाम सेटिस्फाई होंगे तब इसको हम सिग्मा फील्ड बोलते हैं. पहला क्या होता है बच्चों, पहला होता है फाई बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड. सिग्मा फील्ड के अंदर फाई को बिलोंग करना चाहिए. नंबर 2, if E belonging to sigma field, this implies that E complement belonging to sigma field. मतलब ये कोई भी इवेंट सिग्मा फील्ड में बिलोंग कर रही है तो उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट भी सिग्मा फील्ड में बिलोंग करेगा. यहाँ इवेंट को हम लोग सेट के फॉर्म पे डिफाइन किए हैं, तो सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए. इसी को लिखते हैं दैट इज सिग्मा फील्ड इज क्लोज. क्लोज मीन्स क्लोजर एग्जाम को सेटिस्फाई कर रहा. क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट. ये सिग्मा फील्ड का नंबर 2 एग्जाम है. एग्जाम नंबर 3, सिग्मा फील्ड
is closed under countable union. That is, if E1, E2, E3, En up to so on. These are sequence of events. Then union of n belong to natural number, this also belong to the sigma field. यहाँ पर ये कह रहा है कि if E1, E2, E3 up to so on, En and up to so on, this is a collection of events in the sigma field, then their union is also belonging to the sigma field. That is, sigma field is closed under countable union. ये बता रहा है, ये तीनों एग्जाम जब सेटिस्फाई करते हैं तो बिग बी को, कलेक्शन ऑफ इवेंट को हम सिग्मा फील्ड बोलते हैं। यहाँ से दो रिमार्क से दो और रिजल्ट आने वाले हैं, देखना कौन कौन से आएंगे। नंबर 1, सिंस फाई बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड, इसका मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड, फाई का कॉम्प्लीमेंट ही सैंपल स्पेस होता है। तो देखिए डायरेक्टली तो वो बोल रहा था फाई बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, और उससे रिजल्ट निकल के आ गया कि सैंपल स्पेस आल्सो बिलोंगिंग टू द सिग्मा फील्ड। इसीलिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते रहते हैं तो किसी भी इवेंट का हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, कभी यूनियन ले लेते हैं, कभी इंटरसेक्शन भी लेते हैं, जबकि इंटरसेक्शन का नाम यहाँ पर नहीं आया है। तो इंटरसेक्शन, हाउ कैन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इवेंट्स व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। तो उसको मैं यहाँ बताऊंगा कि इंटरसेक्शन कहाँ से आता है। रिमार्क नंबर 2 से आता है। देखते हैं E1, E2 and En up to so on belonging to the sigma field. Then by exam number 2 से E1 complement, E2 complement, En complement and up to so on, these also belonging to the sigma field by exam number 2 से, because complement of every event is also event. Therefore by exam number 3 से यूनियन आप या पूरे का यूनियन ना करके आप अपने हिसाब से स्कूल लेवल का करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको मैं कहता हूँ कि आप ऐसे कर लीजिए कि E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, En कॉम्प्लीमेंट यूनियन अप टू 1, दिस आल्सो बिलोंगिंग टू द सिग्मा फील्ड बाय एग्जाम नंबर 3 से। नाउ इसी को हम अभी चाहें तो यही लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको ऐसा लिख दो सिंबॉलिक फॉर्म में, यूनियन ऑफ En कॉम्प्लीमेंट n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर आल्सो बिलोंगिंग टू द सिग्मा फील्ड। देख लीजिए बच्चों, इसी को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ का यूज करेंगे, डिमॉर्गन लॉ। तो देखिए कैसे डिमॉर्गन लॉ को यूज करके इंटरसेक्शन की एंट्री करवाएंगे। नाउ आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। उसी को अप्लाई कर दिए यहाँ पर। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ En बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, डिमॉर्गन लॉ लगाइए, यूनियन ऑफ En कॉम्प्लीमेंट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको लिखिए डिमॉर्गन लॉ लिखा हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ। स्टार से देखिए ये बिलोंग कर रहा सिग्मा फील्ड, तो उसको लिख दिया जाए ये बिलोंग कर गया सिग्मा फील्ड बाई स्टार। अब देख लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर गया है, तो एक बार और कॉम्प्लीमेंट लगा दो, इसका कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंगिंग टू, अभी थोड़ा सा ये सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको हटाइए यहाँ से और इसको ये लिखिए। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ En कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा था सिग्मा फील्ड में,
इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए तो बिलोंग कर गया सिग्मा फील्ड। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बन गया इंटरसेक्शन ऑफ ई एन बिलोंग टू एन आल्सो बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड। इसीलिए हम इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ती है तो, राइट। इसका मतलब है कि सिग्मा फील्ड इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन, अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन। ये बातें भी हो जाती हैं बच्चों। तो ये सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन रही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से सिग्मा फील्ड को डिफाइन करना है और जब भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो सिग्मा फील्ड पर ही डिफाइन होगी। इस लेक्चर में हम यहीं तक बताते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर अभी शुरू करेंगे, 5 मिनट बाद उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू।